क्या कारण निकालने के बाद भी आज जो आकाश आनंद ट्विटर पे चौथे नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं? इसी कारण से ट्रेंड नहीं, ट्रेंड वो करेंगे। आकाश आनंद पार्टी में रहेंगे तो भी ट्रेंड करेंगे, बाहर रहेंगे तो भी ट्रेंड करेंगे। आप ये देखिए कि आकाश आनंद कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। अनुसूचित जाति के आज भारत के सबसे बड़े लीडर्स में से एक है आकाश आनंद। दूसरी बात, अगर बहन जी ने उन्हें निकाला है तो बहन जी को भी पता है कि उसे निकालने का परिणाम क्या होगा। आपको नहीं लगता एक तरीके से रोक ही दिया गया नहीं, है? क्यों रोक दिया गया? आप बार बार वो नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं जो नैरेटिव है नहीं? नैरेटिव चल रहा है वो सर, वही सवाल चल रहे हैं कि क्या इसीलिए रोका? नैरेटिव तो कल तक ये भी चल रहा था कि साहब काशीराम जीवन में एक ग्राम पंचायत नहीं जीत पाएंगे। नैरेटिव तो ये भी चलता था कि बहन कुमारी मायावती जो है कभी सीएम नहीं बन पाएंगी। नैरेटिव तो ये भी चलता था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक सीट नहीं जीते, कभी भी अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं बन पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले नई दिल्ली से बसपा प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही ये खबर आई कि नई दिल्ली से बसपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। राजकुमार आनंद, जो कि आम आदमी पार्टी से बसपा में शामिल हुए हैं, उनको टिकट दे दिया गया है और वो अब नई दिल्ली से लड़ने वाले हैं। ये सारी खबरों के बीच इनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये आहत है? क्या ये पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या वजह रही टिकट बदलने की? और राजकुमार आनंद पर भी जो आरोप लग रहे हैं, लोग उनको इस तरीके से देख रहे हैं कि एकदम से पार्टी में आए और सीधा टिकट दे दिया गया। ये सवाल भी हैं। सारे सवालों के इनसे जवाब ले लेते हैं। इसी से शुरू करेंगे। सर, क्या आहत हैं आप? क्या आपको दुख हुआ जब ऐसा पता चला कि आपका नॉमिनेशन नहीं और कोई टिकट पर लड़ने वाला है नई दिल्ली से? देखिए, यकीन मानिए, अगर मैं अपनी छाती खोल के दिखा सकता तो आपको बिल्कुल दिखाता कि मैं बिल्कुल भी आहत नहीं हूँ। मैं आहत इसलिए नहीं हूँ। मैं क्यों आहत हूँ? मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। सामाजिक संघर्ष मेरा जीवन है। राजनीतिक कुर्सी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जिस दिन मेरा जो राजनीतिक कुर्सी लेना मेरा उद्देश्य हो जाएगा, यकीन मानिए मैं उस दिन सभी पार्टियों में भागा हुआ घूमूंगा। मैं भाजपा में भी जाऊंगा, मैं कांग्रेस में भी जाऊंगा, मैं आम आदमी पार्टी में भी जाऊंगा और हर उस पार्टी में जाऊंगा जो बाबा साहब के विरोध में काम करते हैं, जो बहुजन समाज के विरोध में काम करते हैं, जिनका उद्देश्य एकमात्र ये है कि पूना पैक्ट के जो चमचे हैं उन्हें पैदा करें। अब आप कहिए कि पूना पैक्ट के चमचे वो जो किसी भी शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होने पर भी पार्लियामेंट के अंदर मुंह में दही जमा कर बैठे होते हैं। और यकीन मानिए कि 130 सांसद पार्लियामेंट के अगर किसी मुद्दे पर अड़ जाए तो सरकार गिरा दे। परंतु आपने क्या भारत के अंदर ये कभी सुना कि जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा दिया? क्या आपने सुना जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने जब उन्हें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया? क्या इनके अलावा भी कोई लीडर्स 130-31 जो हमारे जो पूना पैक्ट के जो सांसद हैं उन्होंने किया? नहीं। अब सवाल आता है कि भाई मैं आहत हूँ या नहीं? मैं बिल्कुल आहत नहीं। मैं आहत इस वजह से भी नहीं हूँ, अगर ये आदेश बहन कुमारी मायावती जी का है, ये आदेश अगर एमपी साहब डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी का है, ये आदेश अगर दिल्ली प्रदेश की बसपा की टीम का है, तो मैं इस आगे आदेश का स्वागत जो है मैं अपनी पलकें बिछा कर करूँगा। अरे हम तो वो लोग हैं जो सामाजिक हित में अपनी खाल के जूते बनवा के जो है बहन जी को पहना दे। ये तो एक कुर्सी है, कुर्सी नहीं चाहिए। अच्छा, कुर्सी नहीं चाहिए। देखिए, हमें आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आज आप लोग मेरे साथ हो, मेरे पास अपनी वकालत का पेशा है। बहुत सारे केसेस हैं जो मैं बिना कुर्सी के भी उठा रहा हूँ, पॉलिटिकल कुर्सी के। आप ये देखिए कि मैं वैसे बताना नहीं चाहता, मैंने जनरल वी के सिंह के खिलाफ केस किया है, मैंने स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ किया है जिन्होंने भगवान बुद्ध को कहा, मैंने बाबा रामदेव के खिलाफ जिन्होंने शेड्यूल कास्ट का अब्यूज़ किया। अभी DSSB के केसेस हैं, रणदीप हुड्डा ने जिन्होंने बहन जी को कहा, अलवर थानागा जी का केस हो, या कोई भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हम कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भाई आहत नहीं, जो एक सामाजिक व्यक्ति की पहचान ये है कि अगर उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, राजनीतिक अपॉर्चुनिटी, अगर वो छीन ही ले और अगर वो विचलित हो जाए तो वो सच्चा जो है बहुजन हितैषी या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं। लेकिन ऐसी क्या वजह रही सर, जब आपने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है, हर तरीके से आपकी बातचीत होने लगी है कि आप प्रत्याशी बन गए हैं, लोगों के लिए लड़ेंगे, फिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि प्रत्याशी ही बदलना पड़ा? देखिए, मेरी एक बात सुनिए, प्रत्याशी नंबर 1 आज वो है, प्रत्याशी नंबर 2 मैं हूँ। अच्छा, ठीक है। पर्चा वापस नहीं लिया? पर्चा अभी तक वापस नहीं हुआ है। 1 नंबर पे आज राजकुमार आनंद जी है तो दूसरे नंबर पे सत्यप्रकाश गौतम है। दूसरी बात, पार्टी ने मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दी है। पार्टी ने मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दी कि आपको पर्चा वापस लेना है। न ही मुझे राजकुमार आनंद जी ने ये बात कही है कि आपको पर्चा लेना है। मेरे सामने एक विकल्प रखा गया कि अगर आम आदमी पार्टी का एक
मंत्री, एक सिटिंग एमएलए जो कि बहुत आम आदमी पार्टी के अंदर जिसने बहुत पैसा दिया है, जिसे इस्तेमाल किया है, अगर वो आ जाए तो आप क्या चाहोगे? तो मैं यकीन मानिए मैं तो ये चाहूँगा कि मेरी जगह पे वो चुनाव लड़े। आप खुद चाह रहे हैं? मैं खुद चाह रहा हूँ आज, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं है कि आपको मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आज तो राजकुमार आनंद है, हो सकता है कोई बड़े मंत्री और आ जाते दिल्ली के अंदर तो शायद उन्हें भी बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन लड़वाती। दूसरी बात ये कि ना तो ये पार्टी की इच्छा है, ना ही ये बहुजन समाज पार्टी का आदेश है, बल्कि मेरे मन की इच्छा है कि अगर कोई मजबूत कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, हमारे लोगों को यूनाइट करने के लिए। मतलब आप मजबूत कैंडिडेट नहीं थे? नहीं, मैं मजबूत था, लेकिन मैं पैसों के मामले में इतना मजबूत नहीं था। आप ये मानिए कि कम से कम मेरे समाज का एक भाई पूरी दिल्ली के अंदर जो अपना हलफनामा जो एफिडेविट देता है, उस एफिडेविट में बताता है वो सबसे जो है रिच कैंडिडेट है। ना ही उसके जितना रिच कोई कांग्रेस में है, ना ही उसके जितना रिच कोई भाजपा में है, ना ही इनका जो इंडिया कैंडिडेट है। तो सबसे ज़्यादा जो रिच है उस आधार पे मैं देखता हूँ, तो मैं तो मानता हूँ कि आर्थिक रूप से अगर कोई मेरा संपन्न भाई इलेक्शन लड़ेगा तो ठीक है, अच्छी बात है। अब आती है कि भाई मेरी कंपिटेंसी ये है कि मैंने टिकट मांगा नहीं, मुझे टिकट दिया गया। लेकिन समाज के अंदर पे बैक टू द सोसाइटी क्या है? बाबा साहब की बात करेंगे ना आप, पे बैक टू दी सोसाइटी भी तो बात करेंगे। सपोज करिए कि कल मैं संसद में चला जाता, मेरा बहुजन समाज मुझे जीता देता और मैं संसद में चला जाता, और संसद में आप एक कांड देखिए, मैं एक दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ। राजेंद्र पाल गौतम को जो है मंत्री पद से हटाया गया, इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, एमएलए से इस्तीफा नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद आए राजकुमार आनंद। राजकुमार आनंद ने जैसी पार्टी ज्वाइन की है, बहुजन समाज पार्टी, अब ना तो वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ना ही उसके मंत्री हैं, और खुल के उन्होंने चैलेंज कर दिया कि मैं भी कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब कुछ तो कह रहे हैं कि भाई बी टीम है भाजपा। सर बी टीम तो छोड़िए, संजय सिंह जिनकी पार्टी में वो थे, उन्होंने बोला है कि हाथी के सूंड से कमल खिल रहा है। अरे यार एक बात बताओ, आप इमेजिन कीजिए जो उन्होंने लिखा कि हाथी के सूंड में कमल, हम तो ये सोचते हैं कि हाथी के सूंड में झाड़ू है। ये किस तरीके से सोच रहे हैं? मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि आरक्षण विरोधी ये, संविधान विरोधी ये, इनका कोई लीडर अगर पार्टी में आ जाए तो हाथी के सूंड में जो है कमल, और जो हाथी के सूंड में झाड़ू घूम रही है चारों तरफ। आप ये दिखाओ, संजय सिंह ने कोई उस पर ट्वीट नहीं किया सूरत मामले पे, संजय सिंह ने कोई ट्वीट नहीं किया इंदौर मामले पे, उसने कुछ नहीं बोला पुरी मामले पे, और संजय सिंह हमें बताएंगे जिन पर खुद पे SC/ST का मुकदमा सीतापुर में दर्ज है। लाला जी तो अभी जेल में है, लाला जी तो केजरीवाल को लाला बोल रहे हैं। लाला जी, भाई एक बात बताओ, मुझे तो डर लगता है, वो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं तो मैं तो नाम लेने से भी डर रहा हूँ, श्राप दे दिया तो मर जाएंगे हम। तो जब ये लाला जी जो हैं अब जेल के अंदर कहते हैं कि भाई आत्मा सुन लो, परमात्मा सुन लो, हम तो जी बुद्धिस्ट आदमी है ना, आत्मा से डरते ना परमात्मा से डरते। रही बात जो कह रहे हैं कि हाथी के सूंड में झाड़ू, वो सबको पता है। नहीं कमल नहीं, हाथी के सूंड में झाड़ू होगी। अब तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक कमल दिखा रहे हैं ना कि हाथी के सूंड में कमल होगा, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाथी इस झाड़ू को उखाड़ के फेंक देगा, और ये जो झाड़ू है दूर तक नजर नहीं आएगी, क्योंकि झाड़ू और कमल का कोई मेल नहीं है। इस वजह से हाथी के सूंड में जो कमल और झाड़ू की बात हो रही है। आप बात तो कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन पे जा रही है पार्टी, सही जा रही है, आपने बोला कि नहीं है, सारे आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं, लेकिन जो हाल फिलहाल में आकाश आनंद जी के साथ हुआ, जिस तरीके से उनकी रैलियां चल रही थी, उनको एक उभरते हुए नेता के तौर पर जो लोग देख रहे थे, कल उनको कहीं ना कहीं आहत भी पहुंची है जब ये अनाउंस किया गया कि उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया, सारी चीज़ें सामने आई। उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बहन जी को जानते हो? जी। बहन जी का तौर तरीका जानते हो? बहन जी का डिसीजन लेने की क्षमता जानते हो? बहन जी के बारे में ये कहा जाता है कि बहन जी भगवान से भी नहीं डरती, और अगर कल रात कुछ हुई है तो अगले दिन वो डिसीजन लेंगी। जैसे इस एक पर अभी एक इंसिडेंट क्या हुआ था कि बहन जी ने एक स्टेज पे जो है नोटों की माला पहन ली, पूरी मीडिया ने उन्हें दिखाया कि नोटों की माला पहन ली, इन पर FIR दर्ज करो, पैसों की देवी, दौलत की देवी, फलाना ढिमकाना। बहन जी ने कहा अगले दिन कि भाई जितना प्रचार प्रसार आपने नेगेटिव तरीके से मेरा कर दिया, उतना तो तुम्हें करोड़ों रुपए दे के भी नहीं होता। अगले दिन बहन जी एक माला और लाई और उन्होंने वो माला पहनी। जानते हैं इस घटना के बारे में? तो इसे गूगल पे देखिएगा। वही बात, एक हफ्ते पुरानी घटना जिसपे आकाश आनंद पे FIR हुई है, उसे आप ये कह रहे हो कि उन्होंने BJP के खिलाफ बोला तो पार्टी से निकाल दिया। अरे आप ये देखिए ना,
जो कुछ हरिजन और कुछ दरिजन कल तक इस बारे में बात करते थे कि आकाश आनंद को पार्टी में लाया गया, भाई भतीजावाद हो गया, परिवारवाद हो गया, सब पीछे छोड़ दिए, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई तो वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो बीजेपी से साठगांठ करके मिली है, और अब निकाल दिया तो वही हरिजन और दरिजन चिल्ला रहे हैं कि नहीं नहीं भाजपा के कहने पे निकाला, ये कर दिया। अरे बहन जी की नज़रों में एक बूथ का कार्यकर्ता और आकाश आनंद में आज कोई अंतर नहीं है। अगर बूथ का कोई कार्यकर्ता कोई ऐसा काम करता है जिससे पार्टी को नुकसान होता है या अनुशासनहीनता होती है तो बहन जी की नज़रों में जयप्रकाश जी को भी तो निकाला था पार्टी से, जानते हैं जयप्रकाश जी भी बाहर हुए थे। आज अगर आकाश आनंद हुए हैं तो आप ये बात मानिए कि ऐसा नहीं है बहन जी कि आकाश आनंद को निकाल दिया तो राजनीति खत्म नहीं है। सोना जितना तपेगा जितना पकेगा उतना ही निखरेगा। आप ये देखिए कि हम शुरू से एक बात कहते हैं कि आकाश आनंद को कोई विरासत में कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिली है, कोई लोकसभा की सीट नहीं मिली है। कांटों का ताज है, कांटों का ताज पहन के चलना आप ये देखिए बहुत मुश्किल काम है। अब ये निकाला गया, अब ये अब आप ये कहो कि आकाश आनंद को इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने इंग्लिश में इंटरव्यू दे दिया था, इंग्लिश में इंटरव्यू दे दिया था तो बहन जी डर गई, और बहन जी डर गई तो उसे निकाल देंगी। ये कौन कह रहा है? नहीं, ये भी कहते हैं। आपके आज नहीं सुनने में आया तो आपके में कल सुनने में जरूर आएगा कि उसने इंग्लिश बोल दी तो उसे निकाल दिया, उसने स्पीच दे दी तो उसे निकाल दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ इंटरनल चीज़ें हैं, जो इंटरनल चीज़ें आज आपके सामने नहीं है वो बहुत जल्द आपके सामने आएंगी। क्या आपको लगता नहीं है कि जिस प्रकार से उनकी रैलियां चल रही थी, जनसभाएं चल रही थी, जो युवाओं पर असर डाल रही थी, जो लोगों पर असर डाल रही थी, चुनाव के बीच में ऐसा कर देना कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए अच्छा साबित नहीं होगा? नहीं, देखिए आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये बीएसपी के लिए फैटल है या नहीं? सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि नहीं होगा? मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, क्या कारण निकालने के बाद भी आज जो आकाश आनंद ट्विटर पे चौथे नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं? इसी कारण से ट्रेंड नहीं, ट्रेंड वो करेंगे। आकाश आनंद पार्टी में रहेंगे तो भी ट्रेंड करेंगे, बाहर रहेंगे तो भी ट्रेंड करेंगे। आप ये देखिए कि आकाश आनंद कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। अनुसूचित जाति के आज भारत के सबसे बड़े लीडर्स में से एक है आकाश आनंद। दूसरी बात, अगर बहन जी ने उन्हें निकाला है तो बहन जी को भी पता है कि उसे निकालने का परिणाम क्या होगा। आकाश आनंद जी को भी पता है। अब जब आप ट्वीट पढ़ते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली ये बात लिखी हुई है कि आनंद जी बसपा में उसी प्रकार बने रहेंगे जिस प्रकार वो पहले काम कर रहे थे। इसका मतलब जानते हैं इसका मतलब ये है कि आकाश आनंद जी को आनंद जी से बिल्कुल अलग रखा गया, और आनंद जी जो है जो काम बसपा में पहले कर रहे थे वो आज भी करेंगे। लेकिन आकाश आनंद जी क्या करेंगे फिर? नहीं, आकाश आनंद जी बसपा में रहेंगे, बसपा का काम करेंगे। उन्हें 2 पदों से तो मुक्ति दी गई है। उन्हें बसपा की प्राथमिक सदस्यता से तो उन्हें नहीं निकाला गया, उन्हें बसपा से नहीं निकाला गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई ना सर? नहीं, क्यों कम हो गई? अब हम हैं, आज दिल्ली के अंदर चुनाव है, हम किसी पद पे नहीं है, परंतु हम बसपा के लिए उसी प्रकार काम करेंगे जिस प्रकार कल कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं। अब आप एक चीज समझिए ना, आप ये कहते हैं कि भाई बसपा से निकाल दिया, ना तो बहन जी ने आकाश आनंद को काम करने से रोका है, ना ही बहन जी ने ये कहा है कि अब आकाश आनंद कभी बसपा का प्रचार नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता एक तरीके से रोक ही दिया गया है? क्यों रोक दिया गया? आप बार बार वो नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं जो नैरेटिव है नहीं? नैरेटिव चल रहा है वो सर, वही सवाल चल रहे हैं कि क्या इसीलिए रोका? नैरेटिव तो कल तक ये भी चल रहा था कि साहब काशीराम जीवन में एक ग्राम पंचायत नहीं जीत पाएंगे। नैरेटिव तो ये भी चलता था कि बहन कुमारी मायावती जो है कभी सीएम नहीं बन पाएंगी। नैरेटिव तो ये भी चलता था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक सीट नहीं जीते, कभी भी अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं बन पाएंगे। नैरेटिव तो आप ये बताइए ना, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का कौन सा लीडर या कौन सा आदमी उस कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया है? अब नैरेटिव की जब आप बात करते हैं, भगवान बुद्ध पे इन लोगों ने जो है आरोप लगाए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पे इन्होंने आरोप लगाए, सावित्रीबाई फुले पे इन्होंने आरोप लगाए, गुरु रविदास जी पे इन्होंने आरोप लगाए, गुरु कबीरदास जी पे इन्होंने आरोप लगाए, और उसके बाद बाबा साहब पे इन्होंने आरोप लगाए, साहब काशीराम पे इन्होंने आरोप लगाए, बहन कुमारी मायावती पे आरोप लगाए। तो ये तो वो समाज है जो जीते जी नैरेटिव ही सेट करता है। और नैरेटिव सेट क्यों करता है? दूसरों के कहने पे। आज एक बात बताओ, इस बार देखिए, मैं बसपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई विरोध नहीं, मुझे कोई सरोकार नहीं। आकाश आनंद जी पार्टी में हैं तो भी मैं उतना काम करूंगा, नहीं है तो भी मैं उतना काम करूंगा, क्योंकि हमारे लिए विचारधारा और पार्टी प्राइमरी है। सपोज करिए अब आप कहते हैं नहीं आपका मनोबल नहीं टूटा, क्यों? क्या भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट के और लीडर्स पैदा नहीं होंगे? क्या बहन जी आकाश आनंद जी के अलावा और किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे? एक राजनीतिक पार्टी है, एक घर है, घर के अंदर जब बच्चा ज़्यादा चॉकलेट खाता है तो उसे धमका दिया जाता है, अब नहीं खाएगा, तू खाएगा तो तेरी पिटाई होगी।
उसके बाद उस बच्चे को धमका के फिर बच्चे को समझाया जाता है। तो जब राजनीति है, राजनीति के अंदर अभी वो एक्सपेरिमेंटल एक स्टेज है। वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज क्या है कि जहाँ जहाँ हम आकाश आनंद जी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हो सकता है कि भविष्य में हम उनका जो इस्तेमाल है बहुजन समाज पार्टी इन दोनों पदों से ज़्यादा कर ले। हो सकता है उन्हें शेर जब शिकार करता है तो 2 कदम पीछे होता है मैडम। इसका मतलब ये नहीं 2 कदम पीछे नहीं, मैं आपको बस इशारा कर रहा हूँ, इस इशारे को समझिए कि अगर शेर 2 कदम पीछे हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो डर के भाग रहा है। आने वाली और तूफान से पहले का एक सन्नाटा होता है। जिस प्रकार इस लोकसभा चुनाव के अंदर हर चीज चुप है, शांत है और सन्नाटा है, ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ा आगाज है। और अगर आकाश आनंद जी को पार्टी से हटाया गया है तो आप ये मानिए कि पार्टी के जो दूसरे विभाग है, पार्टी के जो दूसरे डिपार्टमेंट है, पार्टी के जो दूसरे प्रभार है, पार्टी का जो काम है, उनसे उन्हें नहीं रोका गया। और उन्हें इस वजह से ही नहीं रोका गया है ताकि वो पार्टी में और ज़्यादा मजबूती से काम कर सकें। क्योंकि हमें जड़ें भी तो मजबूत करनी है। आप पेड़ को देख रहे हैं, हमें बाम से भी मजबूत करनी है। तो बस आपके लिए इंडिकेशन ये है कि आने वाले तूफान से पहले का ये सन्नाटा और शांति है। 2 कदम की सर आपने बात की है और 2 ही अहम फैसले इन कुछ दिनों में हो गए हैं। एक तो नई दिल्ली की सीट का बदल जाना। इस पर ये आरोप लग रहा है सर कि एक इंसान जो दूसरी पार्टी में था तुरंत पार्टी में आया, तुरंत उसको टिकट दे दी गई, या फिर उस इंसान को टिकट मिलनी चाहिए जो इतने समय से पार्टी में कार्य करता है, इतने समय से पार्टी में काम कर रहा है। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, मेरा आप व्यक्तिगत पूछना चाहते हैं मेरा पक्ष, तो मैं व्यक्तिगत अपने तौर पर एक बता दूँ। मेरा पूरा जीवन जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए है। मैं पूरा का पूरा अपना जीवन जो है बहुजन समाज पार्टी के नाम कर चुका हूँ। मैं बहुजन समाज टिकट मिले ना मिले, राजनीति में जाए ना जाए, मुझे आप आज भी दरी बिछवा लीजिए बूथ पे जाके, मुझे आज भी मैं दरी बिछा लूंगा। मुझे चाहे आप MP बनाए, चाहे MLA बनाए या काउंसलर बनाए या ना बनाए, मैं बहुजन समाज पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। दूसरी बात, अब आप कहते हैं कि भाई आपको कैसा लगता है कि एक दूसरी पार्टियों से आते हैं। मुझे ये बताओ कि भारत के अंदर कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें दूसरी पार्टी से आए हुए लीडर्स को पार्टी प्रमुखता नहीं देती। आज बसपा से कोई कुत्ता भी निकल के चला जाए तो वो भाजपा अपने स्टेज पे बैठा लेती है कि बसपा खत्म, बसपा खत्म, बसपा खत्म। बसपा के सारे लीडर जो है भाजपा में चले गए, भाजपा की B टीम बसपा है, बसपा की B टीम भाजपा है, ये चीज़ें होती है। अब अगर एक बात बताएं, राजकुमार आनंद जो है मेरे दुश्मन नहीं, राजकुमार आनंद मेरे समाज से आते हैं, राजकुमार आनंद मेरे बड़े भाई जैसे हैं। राजकुमार आनंद एक जो है दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट आइडेंटिटी के अंदर एक नाम रखते हैं बिजनेस के अंदर। और जब मैं कभी उनसे नहीं मिला, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता दूं। मैं पहली बार मिला हूं जब उनका नॉमिनेशन करवाने भी मैं गया था। ठीक है, हाँ, मैं नॉमिनेशन मैं बता रहा हूँ ना, उससे पहले आप मुझे कभी दिखा दो मैं कभी उनसे मिला हूँ। इवन मैंने नाम सुना था, वो भी दिल्ली के मंत्री थे। मतलब आपको भी एक बार भी झटका नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ कर दिया गया है, नॉमिनेशन वो फाइल करने जा रहे हैं? किस बात का झटका? पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने मुझसे कहा कि भाई आप क्या सोचते हो, मैंने कहा मैं ये सोचता हूँ। मैं बता दूं, मेरा टिकट नहीं कटा है। राजकुमार आनंद जी पहले नंबर पे है, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि पार्टी ने मुझ पे छोड़ा है कि क्या करना है, और मैं ये कह रहा हूँ कि राजकुमार आनंद जी चुनाव लड़े। तो वापस तो आप लेंगे ही ना अपना पर्चा? नहीं, बिल्कुल लेंगे, मैं 200% लूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार आनंद जी से अगर कोई और बढ़िया लीडर आ जाए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कल मोदी जी BSP ज्वाइन कर ले, नई दिल्ली से मैं मोदी जी को टिकट दिलवाऊंगा। क्या बोल रहे हैं आप? क्या मैं अपने कंधे पे बैठा के लेके जाऊंगा। क्यों इसमें अतिशयोक्ति क्या है भाई? मेरे लिए तो राजकुमार आनंद भी बड़े लीडर आम आदमी पार्टी के। कल अगर मोदी जी आएंगे तो यकीन मानिए बसपा के जो कार्यालय के अंदर नॉमिनेशन कराने अपने कंधे पे मोदी जी को या अमित शाह को बैठा के ले जाऊंगा। आप लाइए तो सही। मुझे बड़ी इमेजिनेशन हो गई। नहीं, क्यों? ये कल तक तो राजकुमार आनंद की भी बहुत बड़ी इमेजिनेशन थी। कल तक तो ये लोग ये कहते थे कि नहीं, दिल्ली में तो बसपा का खाता ही नहीं खुल रहा है, दिल्ली में तो आप वोट खराब कर रहे हो। अब आप देखिए कि वकाल चौधरी ईस्ट दिल्ली से लड़ रहे हैं। सुना है नाम आपने? वकाल चौधरी जो है आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर है और बहुत मजबूत है। पूरी आम आदमी पार्टी हिली पड़ी है। आप ये देखिए कि सोमनाथ भारती जो है नॉमिनेशन करके बाहर आते हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि क्या क्या कहूँ। अच्छा नहीं, बसपा जो है भाजपा की B टीम है, बसपा जो है भाजपा की B टीम है। अरे भाई ये बता दो, जब तक राजकुमार आनंद जो बहुजन समाज शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से उसके अंदर था,
कभी भी आम आदमी पार्टी बी टीम नहीं हुई। जिस दिन वो बसपा में आ गया बी टीम हो गई। आप लोग जो नूरा कुश्ती कर रहे हो भाजपा के साथ मिलके, जब आपके पास 70 में से 67 सीट आ गई तब वो कभी जो है भाजपा की बी टीम आम आदमी पार्टी नहीं हुई। परंतु जैसे ही तुम्हारे दो बड़े नेता इसके अंदर बहुजन समाज पार्टी के अंदर आ गए, जो बसपा है जो भाजपा की बी टीम है। दूसरी बात, मैं इमेजिनेशन नहीं कर रहा हूँ, आप लाइए तो सही नरेंद्र मोदी को नई दिल्ली से कि भाई मैं बसपा ज्वाइन कर रहा हूँ। यकीन मानिए मैं राजकुमार आनंद का भी विरोध करूंगा, मैं अपना भी पर्चा वापस लूंगा और उनका नॉमिनेशन में सबसे पहले आके जाऊंगा। तो जो मजबूत आदमी जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेगा, जो इस समाज को जोड़ने का काम करेगा, वो आदमी मेरे लिए प्राइमरी है और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और दूसरी बात, बाबा साहब को पढ़ते हैं, पे बैक टू दी सोसाइटी का जो नारा है उसे नहीं सुनते। अरे भाई मैं पार्टी को पैसा नहीं दे सकता, मैं खुल के कह रहा हूँ, अपना जीवन तो दे सकता हूँ। मेरे लिए आप ये देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव जो है लोकसभा, उस लोकसभा की सबसे बड़ी सीट, जो सबसे महत्वपूर्ण सीट नई दिल्ली, मैंने वो त्याग दिया है। मैं तो अपना जीवन लिख के बैठा हूँ 25-30 साल पहले। अब ये कहो आपकी उम्र 40 साल 30 साल पहले कहाँ से लिख दिया? अरे हम वो लोग हैं जो जिनके खून में बसपा है, जिन्होंने बहन कुमारी मायावती और साहब काशीराम को देखा है। तो ना तो हमने कभी पार्टी ज्वाइन की, ना ही हम कभी पार्टी को छोड़ेंगे। और कोई भी मजबूत आदमी जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुजन समाज पार्टी की बात करेगा, देखिए ये खूनों से सींची हुई पार्टी है, हजारों लोगों ने बलिदान दिया है इसको यहाँ तक लाने में। तो अगर हमें एक लोकसभा की सीट छोड़ भी देंगे तो मेरा कुछ नुकसान नहीं है। हम तो जीवन अपना समर्पित करके बैठे। आज समर्पण हो चुका है पूरा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे जैसा भी है ऐसा नहीं है। और मैं आज कह रहा हूं कि अगर मैं जीवन में कभी चुनाव लड़ूंगा तो बहुजन समाज पार्टी से लड़ूंगा। उसके अलावा आप इस क्लिप को सेव कर लेना, अगर हो जाए तो जैसा आप कहें ऐसा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी बड़ा ऐलान भी कर दिया, क्योंकि आज के दिनों में ऐसा ही देखा जाता है कि अगर किसी नेता को टिकट नहीं मिली, अगर उसको प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो काफ़ी समय नहीं लगता है किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन करने में। इन्होंने अपने सारे विचार आपके सामने रख दिए हैं, क्या इनके मन में चला, किस तरीके से इन्हें बसपा को ये सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने। आकाश आनंद पर जो टिप्पणी है वो इन्होंने कर दी है। आप लोग भी ऐसे ही देखते रहिए, जो चीज़ें सामने रहेंगी, जनता के मुद्दे रहेंगे, आप तो पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।